Hello, my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम और इसको पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेटिक्स। ये एक फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, फार्मा का टॉपिक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप चैनल पे आ गए हो तो लास्ट तक बने रहो और डिटेल में अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करके जाओ। डायरेटिक्स क्या है, काम कैसे करते हैं और इन्हें कब देते हैं, इनको अच्छे से हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेटिक्स डायरेटिक्स एक क्लास है, मेडिसिन का ग्रुप है, ड्रग्स है जो कि हमारे यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इन्हें पढ़ेंगे। तो यूरिन हमारा कहाँ फॉर्मेशन होता है? किडनी में। तो पहले किडनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं किडनी का फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ किडनी आर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। किडनी का काम क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन में हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं वो सब क्या है? वेस्ट ही हैं। रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करना, यानी कि यूरिन हम निकालते हैं क्यों? ताकि हमारा बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बना रहे। और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करते हैं, फ्लूइड को भी बैलेंस करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कराते हैं। ये किडनी का फंक्शन है। नॉर्मली 180 लीटर ऑफ फ्लूइड्स आर फिल्टर्ड बाय किडनी एवरी डे। प्रतिदिन हमारी किडनी 180 लीटर फ्लूइड्स को फिल्टर करती है, यानी ब्लड को फिल्टर करती है। उसमें से 99% गेट्स रीअब्जॉर्ब। हमारी किडनी 180 लीटर फ्लूइड्स को फिल्टर करी, उस फिल्टर में से 99% वापिस से बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके बाद जो बचा 1%, यानी 1% में 1.5 लीटर होते हैं। 1.5 लीटर यूरिन हमारे पर डे बनते हैं। तो 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर हुआ, उसमें से हमारा 99% रीअब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने, यानी बॉडी ने वापस से ले ली उस फ्लूइड्स को। और 1.5 लीटर जो बचे उन्हें यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर। ठीक है, तो ये हमारा है नेफ्रॉन। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं और सारे मिलकर 2 किडनी को बनाते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से फ्लूइड्स आई, यानी ब्लड आया, यहाँ पे फिल्टर होकर के इधर को जाएगा। ठीक, ये नेफ्रॉन में पूरा घूमते घूमते, ठीक है, और घूमते के साथ साथ रीअब्जॉर्ब भी होते रहेगा। जैसे कि यहाँ से इस भेन में आकर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, इधर आर्टरी में आकर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड्स घूमते घूमते ये हमारे कहाँ आते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं और कलेक्टिंग डक्ट से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमारी ब्लड फिल्टर हुई यहाँ पे। ठीक है, फिल्टर होने के बाद ये हमारा नेफ्रॉन का पीसीटी वाला पार्ट है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, आप एक बार नेफ्रॉन के पार्ट्स को अच्छे से समझ ले। ये हमारा है बोमेंस कैप्सूल। ये क्या है नेफ्रॉन का पार्ट? बोमेंस कैप्सूल। ये वाला एरिया है हमारा पीसीटी, यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये हमारा है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो नीचे की ओर आ रहा है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर को जा रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसमें भी देखें ये थिक पार्ट है, ये भी थिक पार्ट है और ये थिन पार्ट है। ठीक है, ये है डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पार्ट समझ में आ गया। तो किडनी को इधर से ब्लड आया, यानी फ्लूइड्स आए, यहाँ पे फिल्टर हुए, फिल्टर होकर के इधर को ट्रेवल किए। ठीक है, फ्लूइड्स इधर ट्रेवल किए पीसीटी में, पीसीटी से रीअब्जॉर्ब होकर के कुछ फ्लूइड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ चले गए? वासा रेक्टा में, वहाँ से हमारे बॉडी में वापस चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ पे? ये जो आप रेड वाली देख रहे हैं ये वासा रेक्टा है, इसी में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं और इससे फिर बॉडी में वापस को चली जाती हैं। ये डीसीटी है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और यहाँ से भी कलेक्टिंग डक्ट से भी थोड़े बहुत रीअब्जॉर्ब होते हैं वाटर। ठीक है, तो ऐसे रीअब्जॉर्ब होकर के हमारे बॉडी में वापस चले जाते हैं। यानी जो 180 लीटर यहाँ से फिल्टर हुआ ब्लड, इसमें से 99% वापस से बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो गए और जो बचे वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू फिर बॉडी से बाहर हो जाते हैं, यानी किडनी से बाहर ब्लैडर में आएंगे, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। ठीक है, ये देखें ये हमारा नेफ्रॉन, इसमें से ये पीसीटी वाला एरिया जो है, इसमें देखें ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, जैसे ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये जो चीज़ें फिल्टर नहीं हो पाई और उन्हें हमें बॉडी से निकालना है,
तो उन्हें हम वापस से नेफ्रॉन में सिक्रीट कर देते हैं, जिससे ये वाले जो हमारे हैं ये हमारे चीज़ फिल्टर नहीं हो पाए थे। फिल्टर नहीं हुए तो इन्हें हमने वापस से नेफ्रॉन को दे दिया और ये नेफ्रॉन फिर वापस से ऐसे होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में आकर के और बॉडी से बाहर कर जाएंगे। तो ये जो आप एरो देख रहे हैं, जो एरो नेफ्रॉन से बाहर की तरफ जा रही है वो हमारी बॉडी में वापस से रीअब्जॉर्ब करवा रही है, ठीक। और जो एरो नेफ्रॉन को जा रहे हैं यानी वो वापस से नेफ्रॉन में सिक्रीट हो रहे हैं ताकि बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो सके। तो यहाँ से कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो गई बॉडी में, कुछ चीज़ें वापस से नेफ्रॉन में आ गए ताकि बाहर हो सके। और यहाँ से हमारा जो डिसेंडिंग लूप है, यहाँ से H2O यानी वाटर रीअब्जॉर्ब ज़्यादा मात्रा में होता है और यहाँ से आयन चैनल्स के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। ये कौन सा पार्ट है हमारा? थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक। DCT से हमारे ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं और वाटर, और कलेक्टिंग डक्ट से ये होते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन का पार्ट आपने देख लिया, नेफ्रॉन में कहाँ कहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ से हमारे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे से रीअब्जॉर्ब होकर के वापस से बॉडी में चले जाते हैं, ताकि 180 लीटर जो भी फिल्टर हुआ फ्लूइड्स उसका 99% वापस से रीअब्जॉर्ब हुए और जो 1% है वो बॉडी से बाहर निकल रहा है यूरिन बन के, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स आर द एजेंट्स विच इंक्रीजेस यूरिन एंड सॉल्यूट एक्सक्रीशन। डायूरेटिक्स क्या है? जो इंक्रीज करती है यूरिन का एक्सक्रीशन और सॉल्यूट का एक्सक्रीशन। जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया, ये हमारे क्या है, आप लोग एक बार देखें इसे। ये हमारा जो है ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? सॉल्यूट के रूप में होंगे। तो कुछ सॉल्यूट को इंक्रीज कर देना, बॉडी से बाहर होना, और वाटर को भी। ये है अभी हमने देखा। डायूरेटिक्स क्या काम करती है? डायूरेटिक्स क्या करते हैं? यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते हैं और सॉल्यूट के आउटपुट को बढ़ाते हैं, यानी बॉडी से एक्सक्रीट कराते हैं। तो डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं डायूरेटिक्स, जो हमारे यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते हैं। यूरिन हम क्यों बढ़ा रहे हैं? यूरिन को हमारे डेली अगर 1.5 लीटर निकल रहा है तो हम 4 लीटर निकलवाएंगे बॉडी से। 4 लीटर 5 लीटर इतना निकलवाते हैं फ्लूइड्स को बॉडी से बाहर। क्यों निकलवाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लगती है। कभी कभी इतनी एक्यूमुलेशन हो जाती है, लोगों को आपने सुना होगा कि सूजन हो गई, वहाँ पे फ्लूइड भर गए, आंखों में फ्लूइड भर गए, लंग्स में फ्लूइड भर गए, ठीक है। एसाइटिस आपने सुना होगा, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड फील्ड हो जाते हैं। तो सारे फ्लूइड्स को बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डायूरेटिक्स देंगे, ज़्यादा यूरिन निकलेगा, ज़्यादा फ्लूइड्स बॉडी से बाहर निकलेगा, तो जो भी फ्लूइड एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट हुआ है बॉडी में वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो डायूरेटिक्स काम कैसे करते हैं? दीज एजेंट्स या ड्रग्स आर आयन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं? आयन ट्रांसपोर्ट जो है उन्हें इनहिबिट कर देते हैं। जैसे कि हमारे ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, ग्लूकोज हैं, ठीक, जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सारे आयन चैनल्स के हेल्प से क्या होते हैं? बॉडी में रीअब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पे एक्टिवली एनर्जी खर्च करके रीअब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को। जो असेंडिंग पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्हें रीअब्जॉर्ब एनर्जी को खर्च करके, एटीपी को खर्च करके किया जाता है, ठीक है। तो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो चैनल्स होते हैं इन्हें जो रीअब्जॉर्ब कराते हैं उन चैनल को ही रोक देगा। उन चैनल को रोकने से क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, और इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे मैं आप लोग को पता होगा, ओस्मोसिस आपने पढ़ा होगा। ओस्मोसिस क्या होता है? इसमें वाटर उधर को मूव करती है जिधर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होगा उधर को वाटर मूव करेगी। तो हमारे यदि हम इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्जॉर्ब ही ना होने दें तो क्या होगा? सोल्यूट का मात्रा हमारा ये इस नेफ्रॉन में बढ़ेगा। तो सोल्यूट का मात्रा नेफ्रॉन में बढ़ेगा तो वाटर का भी मात्रा इधर ही बढ़ेगा। वाटर इधर ही बढ़ेगा तो फिर हम इसे क्या करेंगे? बॉडी से बाहर निकलवा देंगे। तो ये हमारा तरीका होता है कि सोल्यूट को रीअब्जॉर्ब होने से रोकेंगे, तो उसके वजह से वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये काम कैसे करते हैं? आयन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। दैट डिक्रीजेज इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या करते हैं? अलग अलग पार्ट पे हमारे एक्ट करते हैं। नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट जैसे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, वहाँ एक्ट करेंगे और उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करेंगे? रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। हेंस सोडियम एंड अदर आयंस लाइक क्लोराइड इंटर्स द यूरिन इन ग्रेटर अमाउंट अलॉन्ग विथ वाटर। इससे क्या होगा? यूरिन में अच्छे ज़्यादा मात्रा में सोडियम, क्लोराइड्स, ये सब जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बाहर आएंगे वाटर के साथ, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रोलाइट होगा उधर वाटर होगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जहाँ जहाँ नमक होगा वहाँ वहाँ पे वाटर होगा, यानी सोडियम को हम बाहर निकाल रहे हैं तो वाटर भी बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ओस्मोसिस का ये रूल होता है कि जिधर सोल्यूट का मात्रा ज़्यादा होगा उधर ही वाटर मूव करेगा, ठीक है।
इन्हें कहाँ देंगे, डायूरेटिक्स जो हमारे ड्रग्स हैं इन्हें कब देंगे। जैसे कि एडिमा हो गया, एडिमा मैंने बताया था फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना बॉडी में, फ्लूइड का जमाव हो जाना बॉडी में। जैसे पल्मोनरी एंड सेरेब्रल एडिमा, यदि हमारे लंग्स में, ब्रेन में फ्लूइड्स ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, जैसे हमारा सीएसएफ होती है। सीएसएफ क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो सीएसएफ की मात्रा है हमारे सेरेब्रम में ज़्यादा हो जाए, तो उसे कम करने के लिए क्या करेंगे, हम बॉडी के फ्लूइड्स को बाहर निकलवा देंगे ज़्यादा मात्रा में, तो वो भी निकल जाएगा। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब कि अब ब्लड में प्रेशर ज़्यादा लग रही है, यानी बॉडी में फ्लूइड्स ज़्यादा हो गए हैं, तो उन फ्लूइड्स को कम कर देंगे, प्रेशर कम हो जाएगा। रीनल कैल्शियम स्टोन्स, इन्हें भी ठीक करेगा। जैसे किसी को कैल्शियम स्टोन है, यानी हम कहते हैं ना कि पथरी हो गई, किडनी में पथरी हो गई, तो उस पथरी को हम ज़्यादा अगर यदि उसने डायरेटिक्स देते हैं, डायरेटिक्स की वजह से क्या होगा, यूरिन ज़्यादा निकलेगा, यूरिन ज़्यादा निकलेगा तो यूरिन के साथ साथ स्टोन भी बाहर आ सकते हैं। ठीक है। ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा एक हमारी आई की डिजीज है। आंखों में क्या होता है, दो प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी वो फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी वजह से लगता है कि आंख फट जाएगा, तो उन फ्लूइड्स को कम करने के लिए देते हैं हम डायरेटिक्स। जैसे कि क्या है उस डिजीज का नाम, ग्लाउकोमा, जिसमें आंखों में फ्लूइड्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, वो भी एक्वस ह्यूमर की। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में भी देंगे, जैसे कि हमारे सोडियम की लेवल ज़्यादा हो गई हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट देंगे, डायरेटिक्स देंगे, और डायरेटिक्स की वजह से सोडियम हमारे बॉडी से बाहर हो जाएगा, तो हम इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है। आप समझ गए कि डायरेटिक्स कहाँ देना है और डायरेटिक्स क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। डायरेटिक्स के जो ड्रग्स हैं उनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, उन क्लासिफिकेशन को समझते हैं अच्छे से, और आप आ गए हैं तो अच्छे से समझ के जाएं, और बिल्कुल आपको समझ में आ ही जाएगा टॉपिक। तो डायरेटिक्स के क्लासेस क्या है, क्लासिफिकेशंस। पहला है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स जो है लूप पे काम करते हैं, यानी लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, फिरोसेमाइड, टोर्सेमाइड। ठीक है। थायाजाइड डायरेटिक्स, ये कहाँ पे काम करते हैं, अर्ली डीसीटी पे, यानी डीसीटी के जो शुरुआत वाला पार्ट है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है, वहाँ पे काम करते हैं। इनके कौन कौन से ड्रग्स हैं आप देख लें, क्लोरोथायाजाइड, बेंजोथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ओस्मोटिक डायरेटिक्स, ये ज़्यादातर पीसीटी और डीसीटी पे काम करते हैं। इनमें आते हैं मैनिटोल एंड यूरिया। ठीक है। फोर्थ क्लास क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर। इसमें आते हैं एसिटाजोलामाइड एंड मिथाजोलामाइड। ये क्या है, ड्रग्स हैं जो कि कार्बोनिक एनहाइड्राइज पीसीटी पे वर्क करते हैं, यानी उस पीसीटी पे नेफ्रॉन का जो पार्ट है पीसीटी, वहां पे एक्ट करेंगे और यूरिन का आउटपुट को बढ़वाएंगे और वहां के आयंस को रीअब्जॉर्ब होने से रोकेंगे। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स 5th नंबर का क्लास है। इसमें आते हैं एस्पाइरोनोलैक्टोन, एमिलोराइड। ठीक है। ये कहाँ पे काम करते हैं, डीसीटी पे कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं। चलिए इन्हें अच्छे से समझते हैं क्या है ये, कैसे काम कर रहे हैं। तो हमने 5 क्लासिफिकेशन पढ़ा, पांचों क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स हैं वो काम कैसे करते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी वो ड्रग्स जो हैं वो अपना काम कैसे कर रहे हैं हमारे बॉडी में, हमारे नेफ्रॉन पे कैसे एक्ट कर रहे हैं और कैसे यूरिन के आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, उन्हें हम अभी समझेंगे अच्छे से। पांचों क्लास को समझेंगे, आप अच्छे से देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स, कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स जो हैं ये कैसे काम करते हैं, दीज ड्रग्स गिव देयर इफेक्ट ऑन पीसीटी। ये जो ड्रग्स हैं कार्बोनिक एनहाइड्राइज, ये पीसीटी पे वर्क करते हैं, यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड रिड्यूस या इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट एंड देन सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर। ये क्या करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स, ये रीअब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, कहाँ की, कार्बोनेट के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, और कार्बोनेट के रीअब्जॉर्प्शन को रोकने की वजह से सोडियम, पोटेशियम और वाटर किसी की भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती और ये सारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं, यानी यूरिन में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है ये हमारा ल्यूमेन है। ल्यूमेन कहने का मतलब जिसमें हमारा फिल्टर हुआ है, यानी हमारा जो भी ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद वो ल्यूमेन में है। ठीक। ल्यूमेन से हमारे एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करके ब्लड में वापस से रीअब्जॉर्ब हो रहा है। जो भी हमारे पार्ट्स हैं फिल्टर्ड पार्ट्स वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। अब रीअब्जॉर्ब होने के लिए वो ल्यूमेन से एंडोथेलियल लेयर वाल को क्रॉस करके ब्लड में जाते हैं। ठीक है। तो हमारे नेफ्रॉन ने फिल्टर किया, फिल्टर करने में उसमें सोडियम, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें हैं, पोटेशियम। तो ये क्या करते हैं, जैसे सोडियम है, बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट बाइंड हो जाता है इस हाइड्रोजन आयन के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक सोडियम हाइड्रोजन आयन चैनल होता है। उस चैनल से सोडियम एंडोथेलियल में अंदर जाता है और हाइड्रोजन आयन बाहर आता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से आया और कार्बोनेट तो हमने फिल्टर किया ही है, तो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट मिल करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और कार्बोनिक एनहाइड्राइज ये क्या है, एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्राइज क्या करेगा, उन्हें तोड़ देगा, किसे, कार्बोनिक एसिड को, और बना देगा H2 एंड CO2। तो यहाँ से CO2 डिफ्यूज होकर के एंडोथेलियल वाल में आएगा, और एंडोथेलियल वाल में H2O होते हैं, ठीक है, वाटर होती है। तो CO2 और H2O मिल करके फिर से कार्बोनिक एसिड बना लेंगे, और ये ब्रेक होकर के फिर यहाँ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और बाइकार्बोनेट यहाँ, फिर यहाँ से ये ब्लड में रीअब्जॉर्ब, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन से मिला, कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्राइज के प्रेजेंस में इन्हें वाटर और CO2 में तोड़ दी, और वाटर एंड CO2 टूटने के बाद CO2 डिफ्यूज होकर के आया एंडोथेलियल वाल में, यहाँ पे H2 होते हैं, और ये मिल करके फिर से कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, और ये फिर आगे टूट करके हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में टूटते हैं, और ये बाइकार्बोनेट फिर वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। तो इस तरीके से रीअब्जॉर्ब हो रहा है क्या, बाइकार्बोनेट। इसके रीअब्जॉर्प्शन को हमें रोकना है तो कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर दे देंगे ड्रग्स, और इन्हें क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी। इनहिबिट करेगी तो वाटर और CO2 में टूटेगा ही नहीं, तो CO2 यहाँ आएगा ही नहीं, तो ये बनेगा नहीं, और ये वापस से रीअब्जॉर्ब होगा ही नहीं। और ये सारे रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ये सारे चैनल्स बंद हो जाएंगे काम करना। तो क्या होगा, पूरा हमारे ल्यूमन में इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स जहाँ रहेगा वहीं वाटर भी रहेगा, तो इनके साथ साथ वाटर भी बॉडी से बाहर, ठीक है। आप लोगों को कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर का मैकेनिज्म समझ में आया कैसे काम करता है, और कैसे डायरेटिक्स की तरह ये काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स यानी जो लूप पे एक्ट करेंगे, वो डायरेटिक्स जो लूप पे एक्ट करके यूरिन का आउटपुट को बढ़ाएंगे। ये कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी में, चलिए इन्हें समझते हैं। दीज एक्ट ऑन थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। मैंने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कौन सा पार्ट है आप लोगों को दिखाया था नेफ्रॉन का, वहां पे एक्ट करेंगे ये ड्रग्स एक्ट करेंगे थिक पार्ट पे असेंडिंग लूप का, और वहां पे दीज आर हाईली एफिकेशियस डायरेटिक्स एज दे स्टॉप रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो लूप डायरेटिक्स हैं सबसे अच्छा काम करते हैं, सबसे ज्यादा एफिकेसी दिखाते हैं, एफिशिएंसी इनकी बहुत अच्छी होती है ये जो डायरेटिक्स होते हैं। तो ये क्यों अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ ये स्टॉप करते हैं रीअब्जॉर्प्शन को वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन को रोकेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि असेंडिंग लूप पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है एक्टिवली होता है, तो जो आयन चैनल है वहां पे एक्टिवली जो रीअब्जॉर्ब करा रहा है उस चैनल को ही हम रोक देंगे, काम ही नहीं करेगा। काम करेगा ही नहीं तो सारे आयंस नेफ्रॉन के असेंडिंग पार्ट में रहेंगे, और जहां इलेक्ट्रोलाइट्स वहीं वाटर, तो वाटर उनके साथ फिर बॉडी से बाहर। इट ब्लॉक्स दी सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन सिंपोर्ट। तो जो हमारा ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इन्हें ही ब्लॉक कर दिया, जो कि एक्टिवली काम कर रहे थे, एनर्जी को खर्च करके काम कर रहे थे, इन्हें ब्लॉक किया तो ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाए, तो जिधर सोल्यूट उधर वाटर, तो उनके साथ वाटर बॉडी से बाहर, ठीक है। देखिए आप, ये हमारा सिम ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे 2Cl होगा, ठीक है। तो ये काम नहीं करेंगे तो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ल्यूमेन में इनके इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बढ़ेगा, और इन इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और इन बॉडी से बाहर, ठीक है। आगे देखें थायाजाइड डायरेटिक्स, इनके काम कैसे करते हैं। थायाजाइड डायरेटिक्स में जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं वो काम कैसे करते हैं हमारे बॉडी पे, उन्हें समझें। दीज एक्ट ऑन अर्ली DCT, ये DCT पे एक्ट करते हैं, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। रिड्यूस दी सोडियम क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सोडियम क्लोराइड आयन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उन्हें ब्लॉक कर देंगे। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, आयन चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। आयन चैनल्स ब्लॉक्स हुए कहाँ पे, DCT पे, और उनके ब्लॉक होने की वजह से उनके रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। रीअब्जॉर्ब नहीं हुए सोडियम क्लोराइड, तो जहाँ सोडियम क्लोराइड जहाँ सोल्यूट वहीं वाटर, और तो फिर इनके वजह से बॉडी से वाटर का लेवल बाहर हो जाएगा, मतलब वाटर ज्यादा मात्रा में बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक। दीज आर मोस्टली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स बट दे आर ऑल्सो हैव वीक डायरेटिक इफेक्ट, और ये वीक डायरेटिक होते हैं। वीक कहने का मतलब ये है कि ये उतना अच्छे से काम नहीं करते, यानी उतना अच्छा एफिकेसी नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि ये DCT पे एक्ट कर रहे हैं। DCT यानी इससे पहले हमारा PCT आ चुका है, लूप ऑफ हेनले आ चुका है, तब DCT आता है, तो वहां पे हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो ही गए हैं, तो मैक्सिमम वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो गया, तो ये DCT पे एक्ट करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत वाटर बचा तो थोड़े बहुत ही बाहर आएंगे, तो अच्छे से अपना एफिकेसी नहीं दिखा पाता है, क्योंकि ये DCT पे एक्ट कर रहा है, लास्ट वाले पार्ट पे एक्ट कर रहा है। लास्ट वाले पार्ट पे इलेक्ट्रोलाइट्स कम रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो कम ही
कम ही वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, तो वहां पे एक्ट करेगा तो कम ही वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ठीक है, इसलिए वीक है। ओस्मोटिक डायरेटिक्स, ओस्मोटिक डायरेटिक्स जो है ये काम कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि मैनिटोल इसका ड्रग्स है, तो मैनिटोल्स दीज आर गिवन आईवी, इंट्रावेनस देते हैं यानी वेन में देते हैं इन ड्रग्स को, ओरली नहीं देते क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। मैनिटोल गेट्स फिल्टर बाय ग्लोमेरुलस बट नॉट रीअब्जॉर्ब। मैनिटोल जो है जैसे हमारे बॉडी में फ्लूइड्स फिल्टर हो रहे थे, उसी तरीके से मैनिटोल भी फिल्टर हो जाती है। फिल्टर होने के बाद हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 99% रीअब्जॉर्ब हो जाते थे। नॉर्मली हमारी किडनी फंक्शन करती है तो 99% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, पर ये फिल्टर होने के बाद रीअब्जॉर्ब ही नहीं होता। मैनिटोल ऐसे ड्रग्स हैं जो कि फिल्टर तो हो जाते हैं पर रीअब्जॉर्ब नहीं होते। इट कॉज वाटर टू बी रिटेन्ड इन पीसीटी, और इनके वजह से वाटर पीसीटी में रह जाता है, एंड डिसेंडिंग लूप बाय ऑस्मोटिक इफेक्ट रिजल्टिंग इन वाटर डायरेसिस, और इनके वजह से यदि पीसीटी और लूप पे हमारा क्या हुआ, इसका रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो इनके साथ साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी से ज़्यादा वाटर बाहर आएंगे, ठीक है। तो ऑस्मोटिक वाले कैसे काम करते हैं, ये मैनिटोल देते हैं हम, मैनिटोल रीअब्जॉर्ब नहीं होता पर फिल्टर हो जाता है, तो फिल्टर होने के बाद ये क्या करेगा, वाटर के साथ बाइंड होगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रीअब्जॉर्ब तो होता ही नहीं तो बाहर ही आना पड़ेगा। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स जो है ये क्या करते हैं, स्पेयरिंग का मतलब होता है सेव करना यानी बचाना किसी चीज को, तो जैसे यहाँ पोटेशियम को हमें बचाना है। कोई पेशेंट है जिनका ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है, यानी इंजरी हो गई तो उनकी ब्लीडिंग होते रह गई, यदि ब्लड बाहर निकल रहा है बॉडी से तो निकलते ही रहता है, रुकता नहीं है। हमारा क्या है नॉर्मली यदि हमें कहीं कट लगती है ब्लड बाहर आ रहा है तो कुछ टाइम बाद ब्लड रुक जाएगा, फिर नहीं निकलेगा बॉडी से बाहर। पर जिनको पोटेशियम की कमी है उनका ब्लड क्लॉटिंग सही से होता नहीं है, उनका ब्लीडिंग ज्यादा देर होते रह जाता है, बहुत टाइम बाद क्या होता है बॉडी का ब्लड रुकता है, ठीक है। तो उन पेशेंट में पोटेशियम की कमी ना हो इसलिए हमें उन्हें ये इस तरीके का डायरेटिक्स देते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। ये क्या करते हैं कि पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब करा देते हैं ताकि हमारे बॉडी में पोटेशियम बना रहे। दीज ड्रग्स गिव देयर इफेक्ट बाय वर्किंग ऑन कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करती हैं, वेयर दे इनहिबिट सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देंगे और पोटेशियम के सिक्रीशन को, मैंने आप लोगों को बताया था सिक्रीशन वो होता है जो फिल्टर नहीं हो पाया पर उन्हें हमें बॉडी से बाहर निकालना है तो उनके क्या करेंगे, सिक्रीट करा देंगे वापस से नेफ्रॉन में, तो ये उस चीज को रोक देगा। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को रोकेगा तो वाटर भी बाहर आएगा, सोडियम के साथ साथ बॉडी से बाहर हो जाएगा, तो डायरेटिक्स की तरह काम कर दिया, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को रोक के, और पोटेशियम को हमें बचाना है तो पोटेशियम के सिक्रीशन को रोक दिए, तो पोटेशियम बॉडी से बाहर सिक्रीट नहीं हो पाई तो पोटेशियम बच गई। ये ड्रग्स जो है दो तरीके से काम करते हैं, या तो आयन चैनल्स को डायरेक्टली ब्लॉक कर दें या एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट बन जाए, ठीक है। ये देखें आप, ये हमारे दो चैनल्स हैं, इन चैनल को यदि हम डायरेक्टली ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, हमारी पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं आएगी, पोटेशियम स्पेयरिंग हो गया, और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो इनके साथ साथ वाटर भी बॉडी से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। या एल्डोस्टेरोन जो है वो एक्ट कर जाए, एल्डोस्टेरोन जो हमारी हार्मोन होती है ये कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगी और वहाँ से सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देगी और पोटेशियम को एक्सक्रीशन को रोक देगी, ठीक है। तो कैसे काम कर रही है आप लोगों को समझ में आया पूरा टॉपिक, पूरा डायरेटिक्स क्या है, कैसे काम कर रहा है और उनके क्या क्या क्लासेस हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और देखते रहें। थैंक यू।